बोलो। ठीक है, तो नाइट्रोजन रूल आपका ये मोलर मास 8 था। जब भी 8 नंबर दिया होता है तो उसका मीनिंग ये होता है कि आपके मॉलिक्यूल में कम से कम एक नाइट्रोजन तो होगा ही होगा। 1, 3, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, साथ में 8 नंबर में नाइट्रोजन होगा उसमें। जबकि इवन वाले के लिए कोई रूल नहीं है। अगर मोलर मास आपका इवन है तो उसका कोई रूल नहीं है, उसमें इवन नंबर नाइट्रोजन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ऑड नंबर है तो ये बिल्कुल फिक्स है कि उसमें कम से कम एक नाइट्रोजन होना चाहिए। ठीक है, ओके। यस सर। आगे बढ़े, इसको रब कर दें यहां से। यस सर। चलो, तो लकली हमें एक मॉलिक्यूल मिला हुआ है जिसका मास 135 भी दिया हुआ है। इसको छोड़ करके बाकी को हटा देते हैं। ठीक है, अभी हमें पता नहीं कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन फिर भी इसको रख लेते हैं हम। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कहाँ से करें, शुरू कहाँ से करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, चलो हटा देते हैं, बाद में इसको बना लेंगे। ठीक है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले शुरू करते हैं मॉलिक्यूल का CH फार्मूला निकाल करके। तो कैलकुलेशन ऑफ CH फार्मूला, CH फार्मूला मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए होता है रूल 13। क्या बोलते हैं उसको? रूल 13। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि 13 से अपने मोलर मास को डिवाइड करते हैं हम। तो 135 है तो 13 1 जा 13 हो जाएगा, ये है ना। यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे लगा दो 0, यहाँ पे हो गया 5, है ना। अभी आगे डिवाइड नहीं होना है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ये पोर्शन आया हुआ है, ये पोर्शन आपका हो जाता है नंबर ऑफ कार्बन। क्या हो जाता है ये? नंबर नंबर ऑफ ऑफ कार्बन। कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन इन योर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 10। एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10 प्लस रिमाइंडर, कितना है ये? 5। कितना हो गया ये? 15। तो आपके मॉलिक्यूल का CH फार्मूला क्या बन जाएगा? C10H15 बन जाएगा। अब C10H15 का मास निकाल के देखो तो 135 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 12 दहिये में 120, 15 135 हो जाएगा ना। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा? हाँ सर ये 13 कहाँ से आया? क्या चीज? ये आपने ये रूल 13 है, से रूल डिवाइड किया? 13 है ये कार्बन से आया होता है। ठीक है, कार्बन के 2 आइसोटोप्स हम यूज करते हैं, C12 C13 एंड C14। C14 रेडियो एक्टिव होता है, C13 यूज करते हैं। इसकी 1.1% के आसपास जो है अवेंडेंस होती है आपके मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो अब चाहे तो इसको भी यूज करें, लेकिन इसको हम डायरेक्टली ना यूज करके मास से स्पेक्ट्रम पे 1.1 इंटेंसिटी डिवाइड करते हैं। क्या होता है, मास स्पेक्ट्रम निकालते हैं मॉलिक्यूल का, तो उसमें दोनों पीक मिलती हैं आपको, एक C13 की करस्पॉन्डिंग और एक आपकी C12 की करस्पॉन्डिंग। इनके रेशियो को डिवाइड करके नंबर ऑफ कार्बन एटम निकाला जाता है। वहीं से इस रूल को ड्राइव किया गया था, रूल 13। तो इसको हम रूल 13 के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? रूल 13। इसका मतलब हुआ कि जो भी मोलर मास, जैसे यहाँ पे अगर मोलर मास 500 दिया होता तो भी इसको भी हम 13 से ही डिवाइड करते। ठीक है, ओके। तो जो भी मोलर मास दिया होगा उसको 13 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो भी आपके पास नंबर आएंगे वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, जो होल नंबर होंगे आपके यानी डिवीजन में, वो आपके नंबर आप कार्बन बताएंगे और उन दोनों को ऐड कर लेंगे रिमाइंडर के साथ में, तो आपके नंबर आप हाइड्रोजन बताएंगे वो। ठीक है, ओके। यस सर। तो यानी आपके मॉलिक्यूल का सिंपल फार्मूला यानी CH फार्मूला हो गया C10H15। अब इसके बाद में जो आपको बाकी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है उनके हेल्प से इस फार्मूला में आप बाकी एलिमेंट को ऐड करते हो और इसमें से CH माइनस करते जाते हो। ठीक है, क्या करते हो? बाकी एलिमेंट को ऐड करते हो, CH को माइनस करते जाते हो।
तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट आपका ऐड होगा क्या? नाइट्रोजन। क्योंकि अभी आपने पीछे निकाल करके देखा कि 135 है, तो इसमें कम से कम एक नाइट्रोजन होगा, तो यानी इसमें एक नाइट्रोजन सबसे पहले हम ऐड करेंगे। तो नाइट्रोजन जब ऐड करते हैं तो नाइट्रोजन का जो अपना मास होता है वो कितना होता है? 14 होता है। और इसके इक्विवेलेंट माइनस कितना करना पड़ेगा? तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, CH2 माइनस करेंगे तो 14 माइनस हो जाएगा। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका C10H15 और इसमें एक नाइट्रोजन ऐड किया, इसमें से CH2 माइनस कर दिया, कितना बचेगा? ये C9H कितना बचेगा? 13N। ठीक है, C9H13N। अब देखो आपको सिग्नल में कितने H दिए हुए हैं? 3H 3H, 3 3 6H हो गया, और 2 8 एक और एक 9H आपको दिया हुआ है। कितना? एक मिनट बेटा, कुछ फोन आ रहा है मेरा। अब आपको क्या करना है? आपके इसमें जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो आपके डिजायर्ड है वो कितने होने चाहिए? 3 3 6, और कहाँ गया ये? 3 3 6 और 3 9 प्रोटॉन आपको चाहिए। आपके पास फार्मूला में कितना है? 4 प्रोटॉन एक्सेस में है। कितना है? 4 प्रोटॉन एक्सेस में है ना। तो एक बार इसका दोबारा से कैलकुलेट करके देखो, मास 135 बन रहा है यहाँ पे कि नहीं बन रहा है इसका मास? सर आ रहे हैं 135। इसका मास 135 आपका भी आ रहा है। ठीक है सर एक मिनट सर, मैंने C10H15 का बताया था। C10H15 C9H13N का बताओ, वो भी आना ही चाहिए। यस सर आ रहा है। आ रहा है ना? यस सर। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमको एग्जैक्टली ये नंबर पाने के लिए इसको दोबारा मॉलिक्यूल को देखना पड़ेगा, या इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पीक कैसे मिल सकती है हमको ये। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अब क्या करेंगे इस मॉलिक्यूल के लिए? हमने इसलिए पहले कहा था अगर इसका IR दिया होता तो थोड़ा और अच्छा हमें जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती, क्योंकि क्वेश्चन IR नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा आपके पास पॉसिबिलिटी है इसको मिसमैनेज करने की। ठीक है, तो चूंकि आपके पास टोटल कितने होने चाहिए? 3 3 6 3 9H होना चाहिए। कितना? 9H होना चाहिए। है कितना H? अभी 13H है। डिफरेंस कितना का हो गया? 4H का डिफरेंस है ना। अब हमको पता है कि कार्बन के साथ अगर 4H को जोड़े हम तो CH4 बन जाएगा, और CH4 का मास 16 होता है, 16 के इक्विवेलेंट ऑक्सीजन होता है। ठीक है, यानी इस फार्मूले में, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम एक ऑक्सीजन जोड़ दें और CH4 माइनस कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? C8 बन जाएगा, H9 बन जाएगा और NO बन जाएगा। अब देखो अगर इसका IR दिया होता आपको, तो IR में आपको दिया होता 1685 cm इनवर्स, और आपको दिया होता 3330 cm इनवर्स पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो यस ये सर। दिया होता तो ये कंफर्म करता कि इसमें एक ऑक्सीजन ऑलरेडी है। आगे शायद आप लोग MSc में जाओगे तो MSc में भी ये क्वेश्चन आपको दोबारा मिलेगा इस टाइप का, तो वहां पे आपको IR के साथ में मिलेगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको IR नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हमको एनालिटिकल मेथड यूज करना है, यानी गेसिंग का मेथड यूज करना है कि क्या करें हम। देखो नाइट्रोजन तो हमको मिल गया था नाइट्रोजन रूल से,
नाइट्रोजन रूल से यहां तक हम पहुंच गए। इसके बाद हमारे पास जो 1 NMR के सिग्नल है उसमें टोटल 9 प्रोटॉन है और इसमें 13 प्रोटॉन। इसका मतलब था इसमें 4 प्रोटॉन हमें और हटाने पड़ेंगे, उसके जगह किसी और एटम को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोटॉन अकेले नहीं हटता है, वो हमेशा कार्बन के साथ हटता है। तो 4 प्रोटॉन के साथ सबसे सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन CH4 का बना। अब हमने O ऐड कर दिया। अगर O ऐड करने पर भी हमारा इक्वेशन नहीं बैठता तो हम और भी सोचते, यहाँ पे हम C2H4 ऐड करके सोचते, C3H4 ऐड करके सोचते, इस टाइप के हम करते, चूंकि बट वो सिंपल क्वेश्चन था ये, तो CH4 पे ही काम चल जाएगा अपना। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। तो इसमें CH4 ऐड करेंगे और माइनस करेंगे और O ऐड करेंगे, तो क्या बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला? C8H9NO बन गया। क्या बन गया? C8H9NO बन गया। अब देखो, देखते हैं कि C8H9NO बनने के बाद भी अभी काम खत्म नहीं हुआ। ये बनने के बाद में इसमें निकालेंगे DBE। DBE को अनसैचुरेशन नंबर या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस या अनसैचुरेशन नंबर। ये आपको बताता है आपके मॉलिक्यूल में रिंग है कि नहीं है, आपके मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, आपके मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा। इसका फार्मूला होता है 2n+2। क्या होता है? 2n+2। आपको याद होगा जो एल्केन होता है वो CnH2n+2 होता है, उसका फार्मूला। ये सैचुरेटेड कंपाउंड का फार्मूला जिसमें कोई डबल बॉन्ड ना हो। तो 2n+2 इसमें से माइनस करते हैं जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये नंबर ऑफ कार्बन है, इसमें से माइनस करते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्या करते हैं? इसमें से माइनस करते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखो, जो आपके डाईवैलेंट एटम होते हैं उनका यूज नहीं करते हैं, लेकिन ट्राईवैलेंट का यूज हमें करना पड़ता है। ठीक है, जैसे इसी के लिए मैं इस फार्मूले पे यहीं पे 1 मिनट के लिए लिख रहा हूं, तो लिखूंगा तो 8 × 2 कितना हो जाएगा? बोलो। 8 × 2 + 2 ये कितना हो जाएगा? 18 18 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 9। ठीक है, और एक नाइट्रोजन है तो जो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं मॉलिक्यूल, उनको ऐड कर लेते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, टोटल को डिवाइड कर देंगे 2 से। आई होप कि फार्मूला समझ में आ गया। जितना कार्बन का नंबर हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दें। ये यहाँ से आ रहा है आपका, कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ओके। उसमें से जितने हाइड्रोजन दिए हैं उनको माइनस कर देना है, अगर कोई नाइट्रोजन है तो उसको प्लस कर देना है। O को हम अकाउंट नहीं करते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस के लिए। ठीक है, ओके। ये कितना हो यस सर। जाएगा? तो 16 + 2 18 - 9 9 + 1 10 10/2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये इधर का पोर्शन में क्लियर कर दूं? यस सर। ठीक है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, अगर अच्छे से समझेंगे तो ये बहुत सारे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में हमको हेल्प करेगा। ठीक है ना, अब आपका DBE 5 आ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि योर मॉलिक्यूल हैज either 5 double bond. Okay, your molecule has either 5 double bond or इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, 4 डबल बॉन्ड +1 रिंग, और जितना चाहो उतना बनाते जाओ पॉसिबिलिटी इसमें। ठीक है, 3 डबल बॉन्ड, रिंग का मतलब साइकिल होता है। ठीक है, +2 रिंग या 1 ट्रिपल बॉन्ड, जितने चाहो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है।
बट चूंकि यहाँ पे दिया है एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड का साइक्लिक होना जरूरी है, यानी 1 रिंग तो इसमें होगा ही होगा। और यहाँ पे ध्यान दो तो 3 और 2 5 प्रोटॉन आपके दिए हैं, ये 7.2 से 7.7 यानी बेंजीन के रेंज के दिए हुए हैं, यानी आपके मॉलिक्यूल में बेंजीन तो होगा ही होगा। तो अगर बेंजीन होगा आपके मॉलिक्यूल में, तो बेंजीन का मतलब होता है 3 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग, है ना। इसका मतलब हुआ कि 4 DBE ये खा जाएगा। अगर हमने बेंजीन रिंग बना दिया तो 4 DBE ये खत्म कर देगा। बाकी बचे कितना DBE? 1 DBE और बचेगा। तो आपके मॉलिक्यूल में एक C है और मतलब एक O है, तो इसके लिए आप एक C डबल बॉन्ड O आप यूज कर सकते हैं। तो 5 के पांचों DBE आपके काउंट हो गए, यानी बेंजीन के ऊपर आपने C डबल बॉन्ड O लगा दिया। यहाँ पे आगे कहाँ क्या लगाना है वो भी आगे देखेंगे एनमार को देख करके, ठीक है, समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. ओके, तो इस तरीके से हमने डीबी के हेल्प से और एरोमेटिक कंपाउंड दिया हुआ था, इसके हेल्प से पता कर लिया कि हमारे मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग होगी और एक CO बॉन्ड होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने एनमार वाले पैटर्न को देखते हैं। तो एनमार वाले पैटर्न का सबसे पहला पीक जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? सिंगलेट दिया हुआ है, 2.0 पे दिया हुआ है। तो ये CH3 के लिए हो जाएगा सिंगलेट, और ये 2.0 पे तभी आता है, कब आता है? 2.0 पे तभी आता है जब ये N से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? N से जुड़ा हो। सर या CO से जुड़ा होता है तो 2.2 हो जाता है। ये बेंजीन से जुड़ा होता है तो ये 2.1 हो जाता है। बट आप 2.1 को इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो आपके पास या तो ये ऑप्शन बचेगा या तो ये ऑप्शन बचेगा, क्योंकि 2.0 और 2.1 में बहुत डिफरेंस नहीं है। हाँ बोलो सर बेटा। सर पर आपने बताया था ना कि जैसे 0.5 से लेके 2 तक एल्केन के लिए, देन एल्कीन के 0.5 से लेकर के 2 तक एल्केन के लिए, उसमें सब्स्टिट्यूटेड एल्केन थे ना, सर सारे 2 to एल्केन। 5 में सब्स्टिट्यूटेड एल्केन थे। हाँ, तो अब ये NCH3 क्या हुआ? ये सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का टाइप ही तो हो गया, यस सर। ठीक है। ये CH4 हो जाता तो मेथेन हो जाता है, इसके एक H को N से रिप्लेस कर दिया तो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन हो गया ये। ओके ओके सर। ठीक है। हमने आपको ये भी बताया था बताते हुए कि क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 होता है ना, यस सर। ये भी सब्स्टिट्यूटेड एल्केन है, इसका 7.26 होता है। कितना होता है? 7.26, क्योंकि यहाँ पे 3 Cl आ जाते हैं, है ना। ओके, यस सर। तो जितना ज्यादा Yes. सब्स्टिट्यूशन उतनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटी बचेगी, या तो आपका मॉलिक्यूल डायरेक्टली CH3 बेंजीन रिंग पे लग जाए या ये N के साथ में लग जाए। तो अब देखते हैं कि कौन सा पॉसिबिलिटी बेटर होगी इसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें बेंजीन रिंग के प्रोटॉन को देखना पड़ेगा। बेंजीन रिंग पे कितने प्रोटॉन बच रहे हैं? 3 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन बच रहे हैं, यानी इसके 5 के पांचों प्रोटॉन बचे रहेंगे, इनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब क्या नहीं कर सकते? हम इन 5 को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो फिर क्या ऑप्शन बचा हमारे पास? फिर क्या ऑप्शन बचा हमारे पास? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन बचा, मैं उस सारे ऑप्शन को लिख रहा हूँ। सबसे पहला ऑप्शन बचेगा कि NHCH3 बन जाए। इसका दूसरा ऑप्शन बचेगा कि बेंजीन रिंग में, देखो सारे ऑप्शन लिख करके सोच रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन बचेगा कि ये NH हो जाए, ये COCH3 बन जाए, है ना, ठीक है। एक कोई भी आंसर इसका पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में आए आपको और दोनों ऑप्शन दिए हुए हों तो प्रेफर करेंगे कि हम इस ऑप्शन को टिक करें, ठीक है। ओके, यस सर। इस ऑप्शन को सर उसमें दे रखा है NHCOCH3। NHCOCH3 ये दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं।
और देखते हैं क्या है इन क्वेश्चन में, क्या हो गए इनके आंसर। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1, बताओ क्या होगा आंसर इसका। that one. तो इन सीमिंग मतलब करेक्टिंग द इनहोमोजेनिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज टोटली इंस्ट्रूमेंट पार्ट, इसका आपके सैंपल से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन बताओ। Sir, what is this VT? VT. ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं वेरिएबल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल टेम्परेचर एनएमआर। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा फार्मामाइड का, सुना है ना? फार्मिक एसिड होता है, ठीक है, एनएन मिथाइल फार्मामाइड। क्या बनाए हम? एनएन मिथाइल फार्मामाइड। ये होता है एनएन मिथाइल फार्मामाइड। ठीक है, तो इसका लो टेम्परेचर पे अलग स्पेक्ट्रा आता है और रूम टेम्परेचर पे अलग स्पेक्ट्रा आता है। ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड का जो रोटेशन होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन क्या है? बीटी मतलब वेरिएबल टेम्परेचर प्रॉब्लम। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट अ कॉज ऑफ बीटी प्रॉब्लम, वेरिएबल टेम्परेचर प्रॉब्लम। ठीक है, हीटर इज नॉट ऑन, तो अगर हीटर ऑन नहीं होगा तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रह जाएगा, तो मतलब ये आप इसमें आएगा ही आएगा। बीटी ईयर इज डिस्कनेक्टेड, ईयर डिस्कनेक्ट होगा टेम्परेचर मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सैंपल इज नॉट इन द मैग्नेट, सैंपल इज नॉट इन द मैग्नेट, सैंपल अगर मैग्नेट में है तो आप रिकॉर्ड किसका सिग्नल करोगे? द सेट टेम्परेचर एक्सीड द मैक्सिमम सेट टेम्परेचर, इसका मतलब टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं है आपके पास। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट अ कॉज ऑफ बीटी प्रॉब्लम। ठीक है, अगर ए होगा तो बीटी प्रॉब्लम करेगा, यानी टेम्परेचर आपका वेरी करेगा। बी होगा तो भी आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाओगे तो भी बीटी प्रॉब्लम करेगा, और डी होगा तो भी बीटी प्रॉब्लम करेगा ये। बट अगर सी होगा तो आपका सैंपल ही अगर मैग्नेट में नहीं है तो इसका आपके टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ओके। Yes, sir. In which of the following situation does it uses 1/4 wavelength cable? 1/4 wavelength केबल किस सिचुएशन में यूज करता है ये? ठीक है, अब देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं, जब आप डिटेल में पढ़ते हो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तब के लिए हैं, और क्योंकि हमारे पास ये नेट के लिए तैयार किया हुआ, नेट और गेट के लिए था, तो हमने इसको ले लिया डायरेक्टली। ठीक है, ये आपके सुटेबल नहीं है, ये D2 ड्यूटोरियम वाले के लिए, H2 ऑब्जर्वेशन के लिए होता है। ठीक है, तो हम इसमें से क्या करेंगे? ठीक है, कि डीएससी क्यों यूज करते हैं टीएमएस के बजाय, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमें 1H एनएमआर में हम यूज करते हैं किसको? टीएमएस को। टीएमएस क्या होता है? बोलो। वो स्टैंडर्ड लेते हैं जो हम पीपीएम स्केल पे मेजरमेंट के लिए। अब क्वेश्चन उठता है क्यों? देखो देखो, बहुत सिंपल से आंसर होते हैं इन चीजों के आपके। आपने सिर्फ टीएमएस का स्ट्रक्चर देखना है। टीएमएस स्ट्रक्चर क्या होता है निपुणिका बताओ, नाम सुना हुआ है?
टेट्रामेथाइलसिलेन, ठीक है, यस सर टेट्राम। टेट्रामेथाइलसिलेन है ये, ठीक है। और तो टेट्रामेथाइलसिलेन बताओ वाटर में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा? बोलो। DSS आप ये सॉल्युबल होगा वाटर में, नहीं होगा? DSS क्या होता है इसका भी नाम देख लो, अभी देखो आंसर आप लोग ही निकालोगे इसका। इसका नाम होता है सोडियम ट्राइमिथाइल सिलाइल प्रोपेन सॉल्युबल नहीं सल्फोनेट। होगा। हैं? क्या नहीं होगा सॉल्युबल? होता है? कम सॉल्युबल होता है, ठीक है। हाँ सर मतलब बहुत लो हाँ, सॉल्युबिलिटी जो होती है। DSS है ये क्या है? CH3SI। ये पोर्शन सेम है, 3 वाला पोर्शन तक सेम है। नेक्स्ट वाला पोर्शन जो इसमें होता है ये होता है CH2 प्रोपेन होता है, मतलब 3 CH2 लग जाएगा, 3 CH2 SO3Na लग जाएगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा? SO3Na, है ना। ये जो ग्रुप लग गया यहाँ पे ये बन गया आयनिक ग्रुप। क्या बन गया ये? आयनिक ग्रुप, यानी साल्ट बन गया ये। क्या बन गया ये? साल्ट। और हमको पता है कि जो बायोलॉजिकल सैंपल होते हैं, जैसे आपका ब्लड ले लिया जाए, सलाइवा ले लिया जाए, तो ये सब क्या होते हैं? एक्वस सैंपल होते हैं, ठीक है। तो एक्वस सैंपल में आपका जो TMS है ये इजिली सॉल्युबल नहीं है, जबकि ये साल्ट होता है ये बेटर सॉल्युबल होता है। अच्छा, कोई चीज अगर सैंपल में सॉल्युबल नहीं होगा तो सॉल्युबल ना होने की वजह से सैंपल में होमोजेनिटी नहीं आएगी और वो एक आपको स्मूथ स्पेक्ट्रा नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए बायोलॉजिकल सैंपल में हम TMS के बजाय क्या यूज करते हैं? DSS, बिकॉज DSS इज हाईली सॉल्युबल इन aqueous solution and biological samples are generally aqueous solution, ठीक है। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, बेंजीन है, टॉलुइन है, बाकी चीजें ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यूज करते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपका TMS बेटर सॉल्युबल होता है, इसलिए वहां पे हम TMS यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? DSS हैज ए हायर सॉल्युबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी और कोई रीजन नहीं है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्पिन का है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 40। आप लोग सोचो, बताओ, अटेम्प्ट करो, क्या कुछ बता सकते हो इसका आंसर? आप लोग आप गेस भी कर सकते हो कुछ सोच करके रीजन के साथ में। आपको हमने सिखाया था कि जो आपका न्यूक्लियस होता है ये बिहेव करता है किसके तरीके से? टिनी मैग्नेट के तरीके से, है ना। ओके। यस सर। और टिनी मैग्नेट की वजह से बिहेव करने की वजह से जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के वजह मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं? प्रोसेसन करना स्टार्ट कर देता है। किससे करता है? उसको बोलते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? लार्मर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। तो इन मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियर डाइपोल स्पिन नंबर 1/2 दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल 1H का भी 1/2 होता है, ठीक है। ये क्या करेगा? ये स्पिन करना शुरू करेगा, ठीक है। ये प्रेसेशन स्टार्ट कर देगा ये, ठीक है। तो क्या करेगा ये प्रेसेस अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एट द लार्मर फ्रीक्वेंसी। इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, प्रेसेस इज गुड, बट ये रैंडम डायरेक्शन नहीं हो सकता। रैंडम डायरेक्शन तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड ना अप्लाई की गई हो। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने बाद में ये उसके डायरेक्शन में ओराइंट कर जाते हैं
और तभी हमको सिग्नल मिलता है। अगर ये इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन ना हो पाता तो हमें सिग्नल नहीं मिल पाता। ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन अभी ऐसे इनको खाली समझ लेना है, बाकी जब आप लोग आओगे हायर क्लासेस में तो इनको डिटेल में आप पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमें दिया हुआ हो। फॉलोइंग क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लेवल पर। ठीक है, बताओ क्या आंसर हो सकता है इसका। Which of the following quantities is not changed at a different magnetic field strength? डी पे कौन सी क्वांटिटी डिपेंड नहीं करेगी? तो क्वेश्चन आया केमिकल शिफ्ट, तो ये आपका डेल्टा पीपीएम। हमने पता है फार्मूला क्या होता था, डेल्टा डिफरेंस अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसमें डेल्टा आ रहा था, तो ये तो डिपेंड करेगी करेगी। इसी में देखा था हमने, जो शील्डेड होगा वो 0 पे आता था, जो डिशील्डेड होता था वैल्यू पे आता है। वो क्यों? क्योंकि बी वैल्यू आपकी चेंज होती थी। ओमेगा 0 इक्वल टू हमने देखा था ना B01 माइनस सिग्मा से, है ना। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट तो डिपेंड करेगी। न्यूक्लियर स्पिन पॉपुलेशन एनर्जी स्टेट से भी डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो हमें जो सेपरेशन बिटवीन पीक होता है वो बेटर मिल जाता है, क्योंकि ज्यादा न्यूक्लियाई आपकी ट्रांजिट करती हैं। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी स्टेट ऑफ न्यूक्लियाई ये भी करेगा आपका। सिर्फ एक क्वांटिटी होती है जिसका नाम है कपलिंग कांस्टेंट। इसको बिल्कुल याद कर लेना है, आपको छोड़ना नहीं है। ये एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया और पूछा जाएगा। ठीक है, जितने भी आप देंगे एग्जाम, जैम में भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी की एग्जाम देंगे वहां भी हो सकता है। सिर्फ कपलिंग कांस्टेंट है। कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन जैसे, टू पीक्स। हाँ, जब सिंगलेट का डबलेट बनाते हैं या ट्रिपलेट बनाते हैं तो इनके पीक के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड्स की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो, डेल्टा निकाला था तो नीचे मैग्नेटिक फील्ड आया था, उसको फिर से मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया यहाँ पे। तो लिख लो इसको, चाहो तो अलग से नोट पे लिख दो कि जे कपलिंग कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। यानी 100 मेगाहर्ट्ज का आप चाहे इंस्ट्रूमेंट ले लो, चाहे 400 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट ले लो, चाहे 600 का ले लो, जो आपका एरोमेटिक प्रोटॉन है यानी बेंजीन का आर्थो कपलिंग है वो 6 से 8 हर्ट्ज है, तो सब में वो यही वैल्यू रहेगा। वो 400 लेने पे 16 नहीं हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर? यस सर। केमिकल कपलिंग कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल शिफ्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम। अगेन दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केमिकल शिफ्ट ओरिजिनेट फ्रॉम, केमिकल शिफ्ट आपकी क्यों ओरिजिनेट होती है। ठीक है, बताओ। अभी हमने फार्मूला लिखा है ओमेगा 0 इक्वल टू B01 माइनस सिग्मा, और हमने कहा था जो शील्डेड होगा वो कम पे, जो डिशील्डेड होगा वो ज्यादा पे। शील्डिंग कॉन्सेप्ट आया ना यहाँ पे, ये यस सर। इलेक्ट्रॉन शील्डिंग की वजह से होता है। अगर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग ना होता, ठीक है, तो सभी प्रोटॉन के पीक एक ही पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है निपुणिका? यस सर। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन शील्डिंग ही आपका एक रीजन है जो कि एनएमआर को यूजफुल बनाता है। अगर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग ना होता तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी यूजफुल नहीं रह जाती, क्योंकि वो बताती है कि दो स्टेट बन जाते हैं और दोनों स्टेट की ये डेल्टा वैल्यू बन जाती है और ये आपको एच न्यू 0 मिल जाता है। यहाँ से वो सबके लिए सेम हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो सिग्मा इसमें आ गया आपका, यानी लोकल मैग्नेटिक फील्ड यानी शील्डिंग कांस्टेंट आ गया, इसी ने इसको यूजफुल बना दिया, क्योंकि हर एक प्रोटॉन का डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, केमिकल शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन हैव अ फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अबाउट।
कितना होता है, प्रोटॉन के केमिकल शिफ्ट का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है। तो इसको हम लोग करते आए हैं, किया भी है, तो बहुत इजी होगा हमारे लिए। कितने में होता है ये, किलो हर्ट्ज में होता है। किलो कितने में होता है, किलो हर्ट्ज में किलो होता है ये, ठीक है। चलिए देखो डीएससी पे दोबारा क्वेश्चन आ गया आपका, डीएससी पे दोबारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। DSC has a chemical shift value of 0 ppm or 00 hertz because, तो जिस तरीके से आपका था TMS उसी तरीके से है आपका DSC, दोनों का आंसर सेम होगा। अगर यहाँ पे TMS लिख देते तो भी वही वैल्यू आती, बिकॉज DSC और TMS इज चूजन एज द रेफरेंस कंपाउंड, है ना। आंसर बी हो जाएगा, द केमिकल शिफ्ट वैल्यू ऑफ DSC इज चूजन एज द केमिकल शिफ्ट रेफरेंस। यहाँ पे आपका DSC लिख दे, TMS लिख ले, कुछ भी लिख ले रेफरेंस कंपाउंड, तो उसका आंसर ये होगा, क्योंकि वो रेफरेंस कंपाउंड हमने चूज किया, हमने डिसाइड किया कि इसकी वैल्यू 0 पे होगी, बाकी की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में होगी। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है। नाउ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको कई तरीके से मिलेगा, अलग अलग वैल्यू पे मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, कई तरीके से मिलेगा, अलग अलग वैल्यूज मिलेगा। एक सिंपल सा फार्मूला मैं बताता हूँ, इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। आपको एग्जाम में इसका जारा मैग्नेटिक रेशियो दे देगा, तमाम इंफॉर्मेशन दे देगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले पे टिके रहना है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोई इंफॉर्मेशन पढ़नी ही नहीं है आपको, ठीक है। जो 13C का मैग्नेटिक फील्ड होगा एम हर्ट्स में, वो 1/4 होगा 1H का मेगाहर्ट्ज में, ठीक है। जितना आपका 1H का के लिए मैग्नेटिक फील्ड दिया हो उसका 1/4 हो जाएगा, तो 13C के लिए वो यूजफुल होगा। ये कहाँ से आता है, ये आप हायर क्लास में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि कार्बन 13C का जारो मैग्नेटिक रेशियो जो होता है, क्या जारो मैग्नेटिक रेशियो को गामा बोलते हैं, ये हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, करीब करीब इसका जो इम्पैक्ट टोटल होता है वो 1/4 टाइम का होता है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको 300, 200, 400 करके तमाम क्वेश्चन दिया जाएगा ये, ठीक है। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उसका 1/4 कर लेना है। तो 600 है तो कितना हो जाएगा 150, 400 होगा तो कितना हो जाएगा, बोलो 100, 200 हाँ 300 तो कितना हो जाएगा 75 हर्ट्ज हो जाएगा, ओके। 1/4 कर लेना, जितना 1H NMR की फ्रीक्वेंसी दी होगी इंस्ट्रूमेंट की उसका 1/4 कर दोगे तो 13C की मिल जाएगी। इसको अपने नोट में फार्मूला बना करके लिख लो, ठीक है। कैसे लिखोगे, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर 13C, क्या लिखोगे, रिजोनेंस frequency for 13C on an NMR spectrometer equal to 1/4 of resonance frequency of hydrogen on NMR spectrometer, ठीक है, ओके। यस सर। अगला क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल है और सिंपल फार्मूले पे बन जाता है, इसलिए इसको जरूरी है। एक बार पढ़ो और बताओ मुझे क्या हो सकता है आपके हिसाब से आंसर इसका। Signal to noise ratio of NMR spectrum can be increased by accumulation of acquisition, मतलब इस नंबर ऑफ स्कैन बढ़ा करके, कंपेयर टू वन रिकॉर्डेड विथ 2 स्कैन, ए स्पेक्ट्रम विथ 32 स्कैन, ठीक है। तो क्या होता है इसका जो इम्प्लाई एन रेशियो का, तो एक का 2 है दूसरे का 62 है ना, कितना है, एक का 2 है दूसरे का 62 है, तो कितना हो जाएगा 32/2, यानी 16 का अंडर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। यस सर।
तो 4 टाइम्स हाइयर हो जाएगा, ठीक है, कंपेयर टू 1 रिकॉर्डेड विद 2 स्कैन ए स्पेक्ट्रम विद 32 स्कैन। तो 32 स्कैन वाला जो स्पेक्ट्रम लेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, उसमें जो आपका सिग्नल रेशियो की इंटेंसिटी होगी वो पहले वाले के कंपैरिजन में 4 टाइम्स होगी, ठीक है। या क्लियरिटी, जैसे देखो जो स्पेक्ट्रा होता है उसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे पीक होते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इस वाले जो पीक की जो अनवांटेड पीक्स हैं इनको नॉइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? नॉइज बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये आपकी अपनी पीक हो गई, इसको सिग्नल बोलते हैं, इसको पीक, इसको नॉइज बोलते हैं। तो S/N रेशियो, और ये जो आपका स्कैन होता है, नंबर ऑफ स्कैन होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ स्कैन, उसके जो डिफरेंस होते हैं उसके अंडर रूट के इक्वल इंप्रूवमेंट होता है ये, ठीक है, बाई नंबर ऑफ स्कैन्स। यानी अगर 10 टाइम्स आप अगर स्कैन बढ़ा दोगे तो √10 टाइम S/N रेशियो आपकी इंप्रूव कर जाएगी, ठीक है, ओके। यस मतलब 10 इसको नंबर ऑफ स्कैन बढ़ाओगे तो इसकी जो हाइट है ये कम हो जाएगी और इसकी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी जो आपका पीक दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर ये तो यहाँ पे आप पीक को बेटर देख सकते हो इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे डाउट क्रिएट करेगा कि ये भी पीक हो सकती है, ठीक है। इसलिए हमेशा हायर स्कैन का स्पेक्ट्रा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। अमूमन 16 स्कैन पे आपका प्रोटॉन का यानी 1H का स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया जाता है। कितने पे? 16 स्कैन पे। जो कार्बन का होता है वो 150 to 5000 स्कैन पे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। 150 to 5000 स्कैन पे रिकॉर्ड, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा स्कैन की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि 13C का जो अबेंडेंस होता है वो 1.1% ही होता है, ठीक है। यस सर 52 इज वेरी इंपॉर्टेंट एट योर लेवल। बताओ क्या देगा इंफॉर्मेशन ये? क्या देगा? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ वन सिग्नल इंटेंसिटी या पीक एरिया गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, हमने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि पीक का एरिया बड़ा होगा तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, है ना। ये 2H का है तो इसके अगर ये इसका दोगुना है तो ये 4H का हो जाएगा, है ना, ठीक है। हेलो, यस सर ये 2H का है तो ये 4H का हो जाएगा, है ना। तो क्या देगा? इंटीग्रेशन ऑफ वन सिग्नल इंटेंसिटी या पीक गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन करस्पॉन्डिंग टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस चीज को और अच्छे समझते हैं। ये पीक दिया हुआ है, ठीक है, इसका एरिया आपको सपोज दिया हुआ है 10 cm स्क्वायर। कितना दिया? 10 cm स्क्वायर। और इसका आपको दिया हुआ है 20 cm स्क्वायर, है ना। तो 10 cm स्क्वायर को अगर 1H मान लें तो ये 1H के लिए हो जाएगा, ये 2H के लिए हो जाएगा। 10 cm स्क्वायर को 2H मान लें तो ये 2H के लिए हो जाएगा, ये 4H के लिए हो जाएगा। इसको 5H के लिए मान लें तो ये 5H के लिए हो जाएगा, ये 10H के लिए हो जाएगा। मतलब एक मॉलिक्यूल जिसमें 1H 2H है वो भी सेम स्पेक्ट्रा शो करेगा, 2H 4H है वो भी सेम स्पेक्ट्रा शो करेगा। कैसे? इसको समझें, कैसे इसको बिलीव करें कि हाँ यही चीज मिलेगा हमको। तो बिलीव करने के लिए देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे ये हमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम स्पेक्ट्रा शो करेगा। ये C है, ये Cl है, Cl है, यहाँ पे H हो गया और ये यहाँ पे हमने ले लिया, हमें, चलो मैं इसको थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए तो मैं इसको बंद करके
स्क्रीन पे लिख रहा हूँ कैसे ये चीज हमको मिलेगा। ठीक है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। CH3 CH3 है ना, CH2Cl। इसमें 9 प्रोटॉन एक तरीके से हैं, 2 प्रोटॉन एक तरीके से हैं, है ना। कितने हैं? 9 प्रोटॉन एक तरीके से हैं, 2 प्रोटॉन एक तरीके से हैं। यानी Yes, sir. इसका स्पेक्ट्रा लेंगे तो इसका पीक ऐसे आएगा, ये 2H के लिए होगा तो ये आपका 9H के लिए होगा, है ना। 2H Yes, के लिए sir. होगा, ये 9H के लिए होगा। अगर आपने मॉलिक्यूल ये ले लिया है, क्या ले लिया है? मॉलिक्यूल आपने ये ले लिया है, ये सिमेट्रिकल है ना। ये प्रोटॉन सेम हो जाएगा, ये सारे सेम हो जाएंगे। ये कितने के लिए हो जाएगा? 4H के लिए, और ये कितने हो जाएंगे आपके? 18H के लिए। इसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करोगे आप तो इसमें भी जो एरिया मिलेगा उसको यही मिलेगा। ठीक है, तो हम H के बजाय क्या लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, ये हमें 10 cm² मिला है तो ये हमको 90 cm² मिलेगा। इसका भी एरिया हमको यही मिलेगा, रेशियो 10 cm² और 90 cm²। लेकिन यहाँ पे आपका 10 cm² 2H को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 9H को कर रहा है, ये यहाँ पे 4H को करेगा, ये यहाँ पे 18H को कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, Yes, sir. तो पीक के एरिया को देख करके हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं बता सकते हैं, हम क्या निकाल सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ उनका रेशियो बता सकते हैं। ओके, कि पीक 1 और पीक 2 के एरिया में कितना रेशियो है, वही रेशियो टाइप 1 और टाइप 2 के प्रोटॉन्स में होगा। बात क्लियर हो गई? Yes, sir. आगे बढ़े। Sir. बोलो। लेवल पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आंसर हमने बताया हुआ है इसका कि आपके मॉलिक्यूल में C12 ज्यादा होता है और C13 का परसेंटेज 1% के आसपास ही होता है। ठीक है, तो ज्यादातर जो H है वो C12 से बाउंड होंगे, न्यूक्लियर इनएक्टिव होता है तो इसलिए इसको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। लार्ज पोर्शन ऑफ प्रोटॉन आर बाउंड टू 12C व्हिच इज NMR इनएक्टिव। ठीक है, अगेन इम्प्रॉपर सीमिंग है, कोई मीनिंग नहीं है, इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड है। EM आपको नहीं चाहिए, रिलेटिव सेंसिटिविटी ऑफ 15 and 1H नहीं, कोई मीनिंग नहीं है। नेचुरल अबंडेंस ऑफ 13C, ये वाला क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव है, दिमाग में रख सकते हो। 1.1% होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताओ, ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट इन NMR सैंपल इज यूज्ड, क्यों करते हैं? बोलो निपुर्णिका। D2O Option करते हैं, कभी H2O नहीं करते हैं। ठीक है, CdCl3 यूज करते हैं, कभी CHCl3 नहीं करते हैं। हाँ बोलो। option A. ऑप्शन ए, सिर्फ ऑप्शन ए होगा। स्टेबलाइज द मैग्नेटिक फील्ड, ये है, सही है। और A and C. A and C इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, तो इसको चाहो तो नोट कर लो। बहुत सारे बच्चे इसका ऑप्शन बी मार के आते हैं, खास तौर पे वो बच्चे जो कहीं कभी किसी लैब में
इंटर्नशिप वगैरह करके चले आते हैं, करने चले जाते हैं, वो इस ऑप्शन को मार के आते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये गलत होता है फिर, ठीक है। क्योंकि लैब में जाते हैं तो जो आपका इसका रेजिड्यू होता है, कभी भी CdCl3 का पीक नहीं लेते हैं, CaCl3 जो बचा होता है इसके रेजिड्यू का पीक लेते हैं, ठीक है, रेफरेंसिंग के लिए। कई बार TMS यूज नहीं करते हैं जनरली, क्योंकि महंगा पड़ता है वो, ठीक है। तो वो इस ऑप्शन को टिक करके आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये पर्पज नहीं है ड्यूटेटेड सॉल्वेंट का यूज करने का, ठीक है। ड्यूटेटेड सॉल्वेंट का यूज करने का पर्पज ये है कि आपके सैंपल के साथ पहली चीज वो इंटरफियर ना करे, दूसरी चीज वो मैग्नेटिक फील्ड को स्टेबलाइज करे, तीसरी चीज वो होमोजेनिटी अक्रॉस द सैंपल जो है स्टेब्लिश करे वो, ठीक है। यस सर। ठीक है, ओके। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके लेवल पे यूजफुल नहीं है, बट एक बार देखने में कोई नुकसान नहीं है। 3JHH, तो पहले देखेंगे इसका मीनिंग क्या है 3JHH, और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। थ्री का मतलब क्या हुआ सर 3 का मतलब कि हाइड्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड हैं, 2 बिल्कुल जो। बिल्कुल, तो ये आपका करीब करीब 8 से 10 हर्ट्ज के बीच में इसकी वैल्यू हो सकती है। तो 70, 35, 40 एक ही ऑप्शन दिया है जो उस रेंज में आए आपके, ठीक है। 1CJH कपलिंग कांस्टेंट में हैव द वैल्यू, ये आपको जानना ही जानना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये दोनों देखो, दोनों हेट्रो एटम है, क्या है, हेट्रो एटम है, CH है, इसके कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपको जानना है, ठीक है। तो क्या होता है जब 13C का स्पेक्ट्रम लेते हैं, जनरली उसके इंटेंसिटी का कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि 1.1% अबेंडेंस होता है, लेकिन जे वैल्यू तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ये करीब करीब 140 हर्ट्ज होता है ये, ठीक है। इसी तरीके से HF होगा या बाकी चीजें वो और भी ज्यादा हाई वैल्यू होती है उनकी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा कपलिंग प्रोटॉन के खाली, बाकी किसी से कोई रिलेशन नहीं है, सिंपल कंसंट्रेशन से, पल्स बिट से, मैग्नेटिक फील्ड से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा ये। क्वेश्चन नंबर 68, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इसको बना करके हमें बताओगे, ठीक है, बताओ। इसको बताओ, इसके बाद में अन्नपूर्णिका का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी। कैसे बना है सर ऊपर वाले 2 में तो 4J कपलिंग होगी, तो वो तो होंगे नहीं। नीचे वाले 3 मतलब नीचे वाले 2 में 3J है तो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द लार्जेस्ट 3J कपलिंग। हमने बताया था कि जे सिस का कम होता है ट्रांस के कंपैरिजन में, बताया था ना। यस सर। जे सिस कितना बताया था मैंने, 8। अप टू 10 हर्ट्ज ना, यस सर। और जे ट्रांस कितना बताया था 10 to 18। 10 to 18 हर्ट्ज। तो लार्जेस्ट किसका होगा, ऑप्शन सी। सी का होगा, ठीक है।